हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। आइए हम लोग आज 50वें सेट अर्धशतक मार लिए हैं हम लोग टेस्ट का। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग शुरू से कर रहे होंगे या बीच से भी कर रहे होंगे, अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। लव यू ऑल सर। आइए सर हम लोग बिना टाइम गंवाएं आज अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो आपका जो आज क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस कदर है जो आपके सामने है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सर? कहता है किसी 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 बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान बताएं। कहता है किसी बिंदु से 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान बताएं। अब चला तो हम एक क्वेश्चन का जो ट्रेंड, नए ट्रेंड का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस कदर है, गौर फरमाइएगा। आपको एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे सर, अगर आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा सर। सबको सबको नमस्कार है सर, लव यू ऑल। कहते हैं अगर आपको क्वेश्चन देगा कि Q बराबर एक फॉर्मूला होता है NE, लिख लीजिएगा सर, और Q बराबर एक फॉर्मूला होता है IT। एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है, तीसरा फॉर्मूला अगर बात करोगे तो Q बराबर होता है NE, और चूंकि Q बराबर IT होता है तो IT बराबर होता है NE। यहां से अगर आप N निकालोगे तो ये हो जाएगा IT, N निकालोगे तो IT अब बाई E हो जाएगा। अब सबका मीनिंग अलग अलग है। Q क्या है? तो आवेश है। Q क्या है सर? Q आवेश है। I क्या है सर? I धारा है। T क्या है सर? समय है। N क्या है सर? त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। N त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और E की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए Q हमने कह दिया आवेश है, N हमने कह दिया त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है। उसके बाद Q बराबर NE में N क्या है? त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सारी चीज, सारे पैरामीटर्स आपके सामने हैं। ये एक फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला और ये आपका तीसरा फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले पे सवाल आपको पूछा जाता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, लिख लिए? लिख लिए सर? लिख लिए? जल्दी से लिख लीजिए सर, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं और अब सवाल पर चलते हैं। सवाल कैसे बनेगा? बस 3 फॉर्मूला, Q बराबर NE, Q बराबर IT और N बराबर IT बाई E। Q बराबर NE, Q बराबर IT, N बराबर IT बाई E। ये 3 फॉर्मूला है सर, इसी तीनों पर आपको काम करना है। और ये तीनों फॉर्मूला पर कैसे कैसे सवाल पूछेंगे ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 6.28 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। टाइम का मान दे दिया है कितना? 1 सेकेंड। कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है? 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी N का मान दे दिया है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा का मान I का मान इज व्हाट? हम जानते हैं सर, एक ही फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला कौन कौन है? Q बराबर NE है, Q बराबर सर IT है, और एक फॉर्मूला है N बराबर Q बराबर IT, और एक फॉर्मूला है हमारा N बराबर IT बाई E। तो सर देखिए हमको क्या चाहिए? I ना, तो I अगर हमको चाहिए तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहां से इस फॉर्मूले से अगर हम लिखें तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? NE अब बाई T। देखे तो लिख सकते हैं सर। हमको पता है 3 फॉर्मूला, Q बराबर NE, Q बराबर IT, N बराबर IT बाई E। सर ये छठ शायद आपके मेहनत का अंतिम छठ होगा, ये लास्ट छठ है चला तेरे मेहनत का।
अब शायद तुमको कभी ऐसा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तू चाहता है कि यह तेरे मेहनत की अंतिम छठ हो, तो हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है आपके मम्मी पापा की तरफ से, सर पढ़ाई कर लो, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं अगर Q बराबर NE हो, Q बराबर IT हो, N बराबर IT बाई E होगा, तो यहां से हम I का मान निकालेंगे तो NE बाई T होगा। हमको I चाहिए, अब I चाहिए तो चला N का मान कितना है, N का मान तुमको दिया हुआ है 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू E का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब बाई T का मान दे दिया है तुमको 1। यहां से I का मान निकालोगे, I का मान कितना हो जाएगा, तो लगभग 1 एम्पियर के आसपास हो जाएगा आंसर। लगभग कितना एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा सर, दैट इज द आंसर। देखिए तो इतना आता है, जल्दी से देखिए सर। ये तेरे मेहनत की अंतिम छठ है। चला अब देखो, आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में इतना एम्पियर की धारा खींची जाती है। चला रे, तुमको दे दिया है 10 मिनट, टाइम दे दिया है, ध्यान देना, टाइम दे दिया है तुमको, टाइम दे दिया है 10 मिनट। 10 मिनट बोले तो 600 सेकेंड में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो आई का मान दे दिया है चला तुमको 0.6 एम्पियर। खाली ध्यान ये रखना कि ये जो बदलना ना 0.6 एम्पियर है और यहां पर 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में जरूर बदल लें। तो कहता है प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा Q का मान क्या होगा, Q बराबर होता है IT, तो Q बराबर IT होता है चला, तो I का मान कितना दिया हुआ है 0.6, इंटू T का मान दिया हुआ है 600, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ेगा 10, 6 के 36, 360 कूलम इज द आंसर। 360 कूलम इज द आंसर, यू विल गेट द आंसर। C for cat, वेरी गुड, C for cat हो गया। द नेक्स्ट, अगले सवाल में आते हैं। कहता है 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए, तो एकदम सेम सवाल है, चला सेम बोर्ड ने खाली वर्ड को चेंज किया है। I इज इक्वल टू दे दिया है 0.9 एम्पियर। सेम क्वेश्चन को 6 बार पूछा है बोर्ड ने, खाली यूनिट ये नंबर चेंज हो गया है। 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए, तो चला टाइम का मान दे दिया 2 मिनट। 2 मिनट बोले तो 120 सेकेंड के लिए 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होता है। सर्किट के मध्य से बहने वाला आवेश होगा, यानी Q का मान क्या होगा, तो Q बराबर होता है, चला अभी तुरंत बताएं हम तुमको, तीनों को फॉर्मूला याद रखना है। Q बराबर एगो NE, Q बराबर एगो IT, एगो फॉर्मूला N बराबर हो जाएगा IT बाई E, IT बाई E। यही 3 फॉर्मूला से तुमको सवाल पूछ रहा है, यही 3 तुमको ध्यान में रखना है। अब चला बता क्या हो जाएगा, Q बराबर अगर हम करते हैं तो Q बराबर हो जाएगा IT, लगा दो, जल्दी से बना के आंसर बताओ तो कितना, टाइप करो जल्दी से। Q बराबर IT, Q के मान I का मान हो गया 0.9 इंटू T का मान हो गया 120। अब बता चला कितना हो जाएगा, पॉइंट उड़ेगा, 0 खत्म, 12 नंबर कितना, 108, 108, 108 कूलम इज द आंसर। 12 नंबर 78 से, वेरी गुड, 12 नंबर 78 से इज द आंसर, 108, वेरी गुड। C फॉर कैट। चला पता है हमको भी हंसी मजाक करने का मन करता है, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमको पता है तेरा एक लक्ष्य होना चाहिए, वो है पढ़ाई। क्योंकि अब चला 1 महीने से भी कम समय बचा है, अगर अपने सही समय पर एग्जाम ले लेता है तो इस पर हम लोग अभी कोई बात नहीं करेंगे कि एग्जाम होगा 15 दिसंबर से कि नहीं। अभी हमारा टारगेट वही होना चाहिए। सरकार का वो क्या करती है नहीं करती उस पर तो फिर हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, वो बोर्ड डिसाइड करेंगे, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। तो सर लेकिन आपको हर हाल में इसको टारगेट लेके पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, एक लाइन भी अगर कोई, एक वर्ड तुम्हारा, 1 सेकंड अगर तुम्हारा बर्बाद करता है कोई, तो वो तेरा गुनहगार है। अगर तू करता है तो तू खुद का गुनहगार है, इसलिए ध्यान देना। तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है, Q बराबर NE है, Q बराबर IT है और N बराबर IT बाई E है। Q बराबर NE है, Q बराबर IT है, N बराबर IT बाई E है, ठीक है। अब देखो, कहते हैं एक मनुष्य एक गतिमान रेलगाड़ी की इंजन
की ओर मुंह करके बैठा है वह सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे गिरता है। देखिए दो कंडीशन होगा। अगर हम सिक्के की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये सर सिक्का है, मान लेते हैं ये सिक्का है और इस सिक्के को हम तीन कंडीशन है सर, इसके तीन कंडीशन है। जैसे ये बंदा ट्रेन पे, ये ट्रेन की छत पे हम दिखा रहे हैं, मान लो इसके अंदर ये फेंक रहा है, ऐसे सिक्का उछाल रहा है, ये उछाल रहा है, उछालेगा तो इसका तीन कंडीशन है। अगर एक समान वेग से जाएगा तो हाथ में गिरेगा, अगर चला ये एक समान वेग से जाएगा, तीन कंडीशन हम तीनों बता देते हैं। आजकल मेरा कैच जो है बड़ा कमजोर हो गया है, बहुत दिन से क्रिकेट नहीं खेले। देखो तीन कंडीशन क्या क्या है। अगर हम इसको ऐसे फेंकते हैं तो एक कंडीशन होगा जब एक समान वेग से जाएगा तो ये हाथ में आएगा, एक समान वेग से जाएगा ये हाथ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वेग बढ़ा दीजिएगा, इसको फेंक के वेग बढ़ा दिए तो हम आगे चल जाएंगे, सिक्का पीछे चल जाएगा, यानी बढ़ते वेग यानी त्वरण हो गया, यानी एक्सेलेरेटर दे दिए गाड़ी तो पीछे जाएगा। और अगर फेंक के वेग घटा लिए तो आगे गिर जाएगा। घटता वेग मतलब मंदन, बढ़ता वेग मतलब त्वरण, ध्यान देना। अगर एक समान वेग से जाएंगे तो हाथ में आएगा, अगर हम फेंके और वेग बढ़ा लिए तो पीछे चल जाएगा, यानी वेग बढ़ाए मतलब त्वरण, और फेंके या वेग घटा लिए मतलब आगे गिर जाएगा। चला देखो इसका तीन कंडीशन। अगर ये जो सिक्का उछाल रहा है, सिक्का उछालने का तीन कंडीशन, सिक्का उछालने के क्या क्या होगा। पहला, एक समान वेग, एक समान वेग तो हाथ में गिरेगा। दूसरा, बढ़ता वेग या यूं कहें त्वरण, तो बढ़ता वेग यानी त्वरण मतलब ऐसे फेंकेंगे वेग बढ़ा लेंगे तो पीछे गिर जाएगा, तो पीछे। घटता वेग, घटता वेग यानी क्या, मंदन, रिटार्डेशन, आगे गिर जाएगा। सर देखिए अगर हम ऐसे जा रहे हैं, एक समान वेग से जा रहे हैं तो हाथ में आएगा, अगर हम इसको फेंके और वेग को बढ़ा लिए तो पीछे चल जाएगा, अगर हम फेंके और वेग को घटा लिया आगे गिर जाएगा। तो सर यही तीन कंडीशन है सिक्के का जो आपके सामने है। पहले इसको लिख लीजिए फिर बतिया लेते हैं। कहते हैं सिक्का उछालने पर एक समान वेग होगा हाथ में गिरेगा, बढ़ता वेग या त्वरण होगा पीछे गिरेगा, घटता वेग या मंदन होगा आगे गिरेगा। अब बताइए क्या हो जाएगा। एक मनुष्य एक गतिमान रेलगाड़ी की इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है, सिक्का उसके पीछे गिर रहा है। सिक्का अगर उसके पीछे गिर रहा है इसका मतलब बढ़ता वेग या त्वरण आंसर होगा। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आगे की ओर समान वेग से गतिमान है, पीछे की ओर समान वेग से गतिमान है, आगे की ओर त्वरित गति में है। आंसर आगे की ओर विलंबित गति, विलंबित गति को हम सर मंदन भी कह सकते हैं। विलंबित गति को हम क्या कहेंगे, मंदन। वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। एक समान वेग से जाएगा हाथ में गिरेगा, अगर फेंक दिए और वेग को बढ़ा लिए पीछे गिरेगा, और फेंक दिए वेग को घटा लिया आगे गिरेगा। द नेक्स्ट कहता है एक यात्री क्वेश्चन नंबर 5 है सर। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछाल रहा है। मान लो ये 5 रुपए का सिक्का है, चलती रेलगाड़ी में उछाल रहा है। यदि सिक्का आगे गिरता है, हम क्या बोले हैं, चला अगर सिक्का आगे गिरता है, अगर सिक्का आगे गिरता है इसका मतलब या तो घटता वेग या मंदन होगा। सर ऐसे फेंक दिया, वेग को घटा लिया तो आगे गिर जाएगा। एक समान वेग है तो हाथ में गिरेगा, वेग को बढ़ा लेंगे तो पीछे गिरेगा। बढ़ता वेग मतलब त्वरण, घटता वेग मतलब मंदन। बढ़ता वेग मतलब त्वरण, घटता वेग मतलब मंदन। बढ़ता वेग त्वरण, घटता वेग मंदन। घटता मतलब विलंब न हुआ, विलंबित वेग मतलब मंदन भी होता है। अब बताए यहां क्या हो जाएगा। कहता है उस सिक्का आगे गिरता है, तो सिक्का आगे गिर रहा है, सिक्का आगे गिर रहा है अगर सिक्का आगे गिर रहा है तो घटता वेग या मंदन होगा, क्योंकि सर ऐसे फेंक दिया वेग घटा देंगे, घुप से आगे जाएगा, वेग बढ़ा देंगे पीछे चल जाएगा। एक समान वेग होगा आगे हाथ में आएगा। बताए यहां आंसर क्या हो जाएगा। कहता है तो सिक्का आगे गिरता है, बता आंसर क्या होगा, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर। हम देख रहे हैं तुम लोग का आंसर बी।
एक समान त्वरण से ही चल रहा है, एक समान मंदन से चल रहा है, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। एक समान चाल से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, नहीं सर, घटते वेग से चल रहा है। इसी को हम लिख सकते हैं घटते वेग, घटते वेग। अगला सवाल पढ़ने से पहले हम आपको एक जुगाड़ बता देते हैं सर, उस पर आप गौर फरमाइएगा। अलग अलग टाइप से वैरायटी में इस पर क्वेश्चन पूछा गया। अब जुगाड़ क्या है, गौर फरमाइएगा। जुगाड़ ये है सर कि आप पढ़े होंगे चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के। पदार्थ जो है ये 3 प्रकार के, पदार्थ 3 प्रकार के। कौन कौन सर? एक है प्रतिचुंबक, एक है अनुचुंबक। देखिए वो जुगाड़ हम आपको बताते हैं। एक है लोह चुंबक, ये आप जाइएगा सेट में तो सर मिलेगा। प्रतिचुंबक को कहते हैं, कभी कभी इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया जाता है डाईमैग्नेटिक। अनुचुंबक पारामैग्नेटिक, लोह चुंबक फेरोमैग्नेटिक। अब आपको कुछो दे देगा, कह देगा क्या क्या सर, कॉपर क्या है बताओ, अनुचुंबक है, प्रतिचुंबक है, लोह चुंबक, पता ही नहीं चलेगा कौन चुंबक। आपको दे देगा सर एल्युमिनियम, बताओ क्या है, प्रतिचुंबक है, अनुचुंबक है, लोह चुंबक। आपको दे देगा आयरन, बताओ क्या है, प्रतिचुंबक है, लोह चुंबक है, अनुचुंबक। आपको दे देगा कुछ दे देगा सर, कहेगा सोना, बताओ प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लोह चुंबक, कौन चुंबक क्या है। हम एक जुगाड़ बता देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और किसी को भी आप पहचान देखते ही कह दीजिएगा ये कौन चुंबक क्या है, कुछ हो, कहेगा एल्युमिनियम, खट से कर दीजिएगा फलना चुंबक क्या, प्रति के अनु की लोह। कहेगा बताओ तो अर्जेंटम, बताओ तो सोना, बताओ तो चांदी, बताओ तो एल्युमिनियम, बताओ तो सोडियम, बताओ तो सल्फर, बताओ तो कार्बन, बताओ तो फलना, बताओ तो चिलना, बताओ तो ढकेलना, कहेगा कौन चुंबक क्या है। डिफिनेशन पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा, हमें को जुगाड़ बताते हैं, इससे लगभग 90% 99% तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो कौन कौन, ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा है, जिसमें, या यूं कहें इसको, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा है। देखिए हम बनवा के दिखा देंगे सर, अनुचुंबकीय, तथा आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबकीय। अब बाद बाकी कुछ पूछेगा ना, बाद बाकी इस सर सबसे हॉटेस्ट जुगाड़ है। साइंस का मतलब यह है चला जुगाड़, साइंस और ट्रेड का मतलब जुगाड़, एक लाइन का बात। तुम साइंस पढ़ो या आईटीआई ट्रेड पढ़ो, बिना जुगाड़ के तुम कितनों कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो हर काम नहीं होगा। ये पूरा टॉपिक पढ़ लो कर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन एक लाइन का जुगाड़ हम तेरा पढ़ाते हैं तो हर काम हो जाएगा। कहते हैं लोह चुंबकीय, बाद बाकी प्रतिचुंबकीय। देखो हम क्या लिखे, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा है, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा है अनुचुंबकीय, तथा आयरन, निकेल और कोबाल्ट लोह चुंबकीय। अब बाद बाकी सब प्रतिचुंबकीय। पहले इसको लिख लो, हम बतियाते हैं थोड़ा सा की मामला है। लव यू सर। झा सर कहां है? अरे हम ही झा सर हैं रे। अरे चटू मार, आज तनी गोरा गोरा बने हैं, क्रीम व्रीम मार के सेविंग में डाले हैं। कहते हैं ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा है अनुचुंबकीय, तथा आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबकीय, बाद बाकी प्रतिचुंबकीय। हम बताते हैं, एकदम टेंशन लेने की जरूरत है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा, ऐसा फलना, ऐसा ढकेलना, ऐसा चिलना, हम बताएंगे। काहे टेंशन ले रहा है, तेरा क्वेश्चन ना बनाने से मतलब है। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मौ लगा है अनुचुंबकीय, आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबकीय, बाद बाकी कुछ पूछेगा प्रतिचुंबकीय। अब एगो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। जैसे तुमको पूछेगा बताओ तो पेपर, कहना रे पेपर,
तू ऑक्सीजन है, कहेगा नहीं। कहेगा तुम्हारा अंत में मो लगल है, तो कहेगा नहीं। तो तुम कहना अनुचुंबक है, तू नहीं है। तू आयरन है, तो कहेगा नहीं। निकेल है, तो कहेगा नहीं। कोबाल्ट है, तो एकर मतलब तू लोह चुंबकीय भी नहीं है। अब बाद बाकी एकर मतलब तू आता है, इसका मतलब तू प्रतिचुंबकीय है। अब देखो, अगर तुमको दे दिया कॉपर, तो कॉपर कहना ऑक्सीजन है क्या, तुम कहेगा नहीं। कहता तेरे अंत में मो लगल है क्या, तुम कहेगा क्यूप्रम। वैसे नहीं करना, अर्जेंटम नहीं करना है। एजी मतलब चांदी, एजी मतलब चांदी, ऐसे करना है। अर्जेंटम वो हमरो आता है। औरम अपने मन से नहीं करना है। कॉपर कॉपर है, वैसे डील करो। ये न्यूटन चचा ने दिए हैं, एसके झा दिया है। लेकिन जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट नहीं घुसेड़ देना है, क्वेश्चन बना के निकलो। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा है अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा है, तो कहेंगे कॉपर रे तोरा ऑक्सीजन है तू, तो कहेगा नहीं। तोरा अंत में मो लगल है, कहेगा नहीं। तो कहेंगे तू अनुचुंबकीय नहीं है। तो कहेंगे आयरन निकेल कोबाल्ट है तू, तो कहेगा नहीं। तो कहेंगे हम तू लोह चुंबकीय नहीं, कर मतलब तू बाद बाकी में गया है, मतलब तू प्रतिचुंबकीय। खत्म है कहानी। हमारे हैंडराइटिंग तनी गड़बड़ है, चला ठीक ना, हैंडराइटिंग के मामला है। अच्छा, अब फ्रेश फ्रेश लिखेंगे। हम फिर से पढ़ते हैं। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा है अनुचुंबकीय, तथा आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबकीय, बाद बाकी प्रतिचुंबकीय। हम फिर सर एकदम सर आगे से ध्यान रखेंगे। कहता है बच्चा वाला लिखते हैं, की करें, चला सब गुण हमरे में नहीं आ सकता है। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं ऑक्सीजन है, ले बढ़िया से लिख दे, तथा जिसके अंत में मो लगा हो अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय ले, अब ठीक है। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा है अनुचुंबकीय। अब देखो तो कहता अनुचुंबकीय, तो ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। तो जकर अंत में मो लगल है, देखो तो अंत में मो लगल है, आंसर हो गया। आंसर बी फॉर बॉल। अगला में आ जाओ। एगो चीज और ध्यान में रखना, एगो तुमको क्वेश्चन पूछता है, ले बढ़िया से लिख दो। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक चला स्टील का बना होता है। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, स्टील का। इसी को इस्पात भी कहते हैं। अस्थाई चुंबक जो होता है, पूछता है चला, अस्थाई चुंबक जो होता है इन नरम लोहा का बना होता है। जल्दी से लिख लो। अस्थाई चुंबक स्टील या इस्पात का बना होगा, अस्थाई चुंबक नरम लोहे का बना होगा। अस्थाई चुंबक स्टील या इस्पात का बना होगा, अस्थाई चुंबक नरम लोहे का। एग्जाम हॉल में तू क्या करेगा, चला एक रट के जाएगा। अस्थाई चुंबक स्टील का, 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 और अस्थाई चुंबक नरम लोहा, अस्थाई चुंबक नरम लोहा, अस्थाई चुंबक नरम लोहा। तो हो जो तो अस्थाई चुंबक नरम लोहा, अस्थाई चुंबक हो जो तो स्टील। तो देखो कैसे याद रखना है। सौ देखो कॉमन है। अस्थाई स्टील, अस्थाई स्टील, अस्थाई स्टील। साइंस और ट्रेड का मतलब जुगाड़ होता है। चला कहते हैं अस्थाई स्टील, अस्थाई स्टील, अस्थाई स्टील। अस्थाई चुंबक स्टील का बना होता है या इस्पात का बना होता है। इसका मतलब अस्थाई चुंबक नरम लोहे का बना हो। क्लियर? अब जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। हाँ सर, चरण स्पर्श स्वीकार करते हैं और आपको भी सर नमन करते हैं। अस्थाई चुंबक स्टील सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? कोई भी लड़का कुछ भी बोलता है ना तो उसको लड़का रिप्लाई दे देता है। एगो लड़का लिखता है आरा में बुक नहीं मिल रहा है, एगो लड़का कहता है आरा में बुक मिल रहा है, हम लिए हैं। ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मेरा काम तुम ही लोग कर देता है। देखो कहता है, गौर फरमाइएगा, अस्थाई स्टील स। अब आइए सर यहां कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ अस्थाई स्टील? आंसर खत्म, कुछ नहीं करेंगे हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य अनुचुंबक। द्रव्य का मतलब चला पदार्थ था, खाली लैंग्वेज में चेंजिंग लाया है। द्रव्य मतलब पदार्थ, अनुचुंबक द्रव्य है। द्रव मतलब लिक्विड होता है, इसका ध्यान रखना, हम हमेशा आज भी बताए हैं।
द्रव मतलब होता है चला लिक्विड, और द्रव्य मतलब होता है चला पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ बोले तो सब्सटेंस। इसका ध्यान रखना प्रॉपरली, द्रव और द्रव्य में अंतर है, द्रव और द्रव्य में अंतर है। अब ध्यान देना, बता आंसर क्या हो जाएगा। अब तू बना दे, हम नहीं बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है चला, खाली वहां था निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, और यहां खाली लैंग्वेज चेंज किया, देख लेना प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्रव्य अनुचुंबकीय, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, खाली द्रव्य को वर्ड जोड़ दिया। क्वेश्चन तो वही है, ऑप्शनों संजोग से वही है, आंसर वही होगा एल्युमिनियम। यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय है। तो लोह चुंबकीय की डिफिनेशन की है, अभी तो तुरंत बताएं। हम की बोले थे, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा है अनुचुंबकीय, तथा आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबकीय, बाद बाकी प्रतिचुंबकीय। आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबकीय, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। लोह चुंबकीय तो आयरन निकेल और कोबाल्ट, आयरन निकेल कोबाल्ट। साइंस और आईटीआई ट्रेड का मतलब ही जुगाड़ है चला आंसर, कहीं कोई झोल नहीं तो अगर आप पढ़ते रह जाएगा पते न चलेगा की मारे। अगर चूस चाट मत करना, ज्यादा सेट में क्वेश्चन बना के निकल जाओ। की करना है ऑक्सीजन, बस एक लाइन तो याद रखना है, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा है अनुचुंबकीय, तथा आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबकीय, अब बाद बाकी प्रतिचुंबकीय। ये गुरुजी का धांसू जुगाड़ है, समझा चला। पसंद आया कि नहीं? अन्ना है पूछ देगा कॉपर, कहेगा आगे माई माई तो यादें नहीं किए हैं, तो मामला हो जाए तो गड़बड़। हम बढ़िया पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं। थैंक यू बोलो जल्दी से, नहीं बोलेगा तो पीटेंगे। जल्दी से थैंक यू बोलो, लव यू बोलो, लव यू। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको नमस्कार है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए सर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल एक लड़का कुछ से कुछ लिख रहा था, उसको अनाधून गरिया दिया छोटा सा। गाली मत दो, गलत बात है। कुछ कुछ होता है चला, वो दुष्ट होता है, और तो कितनों कुछ कहेगा साफे उल्टा होता है। आज बाद में हम चेक किए तो पता चला कि वो खुद साइंस का टीचर है पटने में, और फेक आईडी बनाया था। आज सॉरी वॉरी बोला है। जब उसका हम सर क्या किए, उसके चैनल पे जो है 4 स्ट्राइक डलवाए, 4 स्ट्राइक डलवाए, उसका चैनल आज ब्लॉक हो गया यूट्यूब से। तब वो जो है हमको कॉल किया, तब जो है सर ऐसा हो गया, सर गलती हो गया, 9 हो गया 13 हो गया। तब उसका हम स्ट्राइक खुलवा के और फिर उसका चैनल को अनब्लॉक करवाएं। कितना गलत बात है। आप पढ़ाइए ना सर, हम किसी को मना थोड़े करें, सब अच्छा पढ़ाइए, बच्चों को लाभ होना चाहिए। फिर आते हैं, चला ये क्वेश्चन हो गया, निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय। तो लोह चुंबकीय कौन बोले? हम तो एक लाइनें बोले हैं तेरा याद करने के, मतलब झोल खत्म है। ये हॉट जुगाड़ है चला, या तो हम दिए होंगे जो आप पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा है अनुचुंबकीय, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबकीय, बाद बाकी प्रतिचुंबकीय। तो बता चला की होगा, आयरन निकेल कोबाल्ट तो निकेल हो जाएगा आंसर। भाई रे हमर, सुना रे हमर। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। बताइए सर, जल्दी से इसको बनाइए। जल्दी से सर इसका ये क्वेश्चन बनाइए तो, जल्दी से सर हमको बताइए व्हाट इज द आंसर। बनाइए, कैसे बनाइएगा? एक ऊष्मा इंजन कार्नोट चक्र पर कार्य करता है, जबकि इसकी मोरी का ताप 27 डिग्री सी है। इंजन की दक्षता 10% है। ऊष्मा का स्रोत ताप क्या होगा? ऊष्मा का स्रोत ताप क्या होगा? ये कैसे बनेगा? तेरा इस क्वेश्चन को जब तुम जाओगे तो मामला एक गड़बड़ है। थोड़ा इनपुट और आउटपुट पे ध्यान देना होगा। पहले तो ये समझो कि कोई भी मशीन है, एकरा में इनपुट अगर 100 है ना, तो आउटपुट जो होगा अगर 100 से कम होगा। ये हमेशा ध्यान रख। अगर इनपुट 100 है तो आउटपुट अगर 100 से क्या होगा? कम होगा। अगर इनपुट कितना है? 100 है तो आउटपुट 100 से कम होगा। ये फिक्स है। ऐसा कोई है रे कि 3 किलो खाएगा 3 किलो निकाल देगा? इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो लॉस होगा उसका। और नहीं तो तू नाप के देख लेना, 1.5 किलो खाना, सुबह में 1.5 किलो नापना, एकदम नहीं मिलेगा तेरा।
कहीं ना कहीं लॉस होता है। आइडियल होगा तभी लॉस नहीं होगा। आइडियल आदमी जैसे अन्ना हजारे सर है, जैसे जो आइडियल आदमी है, उनके अंदर अगर टेक्निकली अगर 1 लाख रुपए का फंड आएगा तो 1 लाख रुपए का आउटपुट होगा, वो आइडियल है। तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मशीन है, तो अगर ये मान लो मशीन है, इसका इनपुट हम मान लेते हैं T1 है और इसका आउटपुट हम मान लेते हैं T2 है, या इसका इनपुट मान लेते हैं Q1 उष्मा है और आउटपुट मान लेते हैं Q2 उष्मा है, तब जो इसकी दक्षता होगी सर, इसकी दक्षता का फॉर्मूला होता है, इसकी दक्षता का फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100 या Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100। ये दक्षता होता है सर, ये इसको ईटा पढ़ते हैं, और ईटा बोले तो दक्षता। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, राइट इट डाउन। ये हो गया इनपुट, ये हो गया चला आउटपुट। जल्दी से लिख लीजिए सर। देखिए हम बताते हैं फिर सवाल कैसे बनेगा। इनपुट की अगर हम बात करें, ये T1 और Q1 इनपुट है और T2 और Q2 आउटपुट है सर, और फॉर्मूला हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100, Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100। लिख लिए? वेरी गुड सर, ये तेरे मेहनत का अंतिम छठ है, इसके बाद शायद तुमको जिंदगी में कभी मेहनत ना करना पड़े। इसका 150% का चला गारंटी है। लेकिन ध्यान ये रखना कि जो तापमान दोगे ना, ये सब केल्विन में देना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आते हैं सर सवाल पे। कोई उष्मा इंजन या कार्नोट चक्र पर कार्य करता है जबकि इसकी मोरी का ताप 27 डिग्री सी है, इंजन की दक्षता 10% है, तो उष्मा का स्रोत ताप, स्रोत मतलब चला, स्रोत मतलब इनपुट की बात कर रहा है, यानी T1 की बात कर रहा है। आउटपुट तुमको T2 जो दिया हुआ है वो आउटपुट हो गया तुम्हारा, कितना दिया है 27 डिग्री सी। तो ये 27 डिग्री सी बराबर अगर केल्विन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। देखो तुमको दिया हुआ है कि T2 दिया हुआ है। अब तुम कहेगा T2 कैसे हुआ, T1 काहे नहीं हुआ? सर कह रहा स्रोत का मतलब होता है इनपुट, तो कहता है उष्मा स्रोत का ताप है, स्रोत का ताप मांग रहा है, तो सर T1 आपको स्रोत हो गया। T2 जो दिया हुआ है इसका मतलब पता नहीं चला मोरी का ताप 27 डिग्री से, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि अगर स्रोत का ताप मांग रहा है इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये सर आउटपुट होगा। तो T2 बराबर, इसका और भी सीरीज लाएंगे सर, धीरे धीरे समझ में आएगा। T2 हो गया 27 डिग्री सी, केल्विन में बदलोगे 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, जल्दी इस फॉर्मूला में पुट करके यू विल गेट द आंसर। बताइए सर कैसे आंसर होगा, हाउ द आंसर विल बी कैलकुलेटेड। बताइए सर आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जल्दी से बनाइए सर। आपको दिया हुआ है दक्षता 10%, दक्षता दिया हुआ है आपका 10%, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। अब बना के आंसर बताइए। कैसे बनाएगा? फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अब बट्टा T1 गुना 100। अब चला T1 ईटा कितना दिया हुआ है, कितना परसेंट दक्षता है, चला 10%, ये हो गया 10 इज इक्वल टू T1 निकालना है माइनस T2 कितना दिया हुआ है 300, अब बट्टा T1 कितना दिया हुआ है निकालना है गुना 100। इसको सॉल्व करोगे तो T1 के लिए, T1 बताओ कितना आ जा रहा है, और T1 सॉल्व करके बताओ कितना आता है। तुम सॉल्व करोगे चला तो ये आ जाएगा 333 केल्विन। क्यों केल्विन में आएगा? क्योंकि यहां तापमान केल्विन में है। अब यहां से जब इसको सर डिग्री सी में, चूंकि ऑप्शन में तुमको दिया हुआ है इतना तो है नहीं, तो इसको डिग्री सी में बदल लो। 333 माइनस 273 इज इक्वल टू, देखो तो कितना आता है 60 डिग्री सी आ जाएगा आंसर।
इस सवाल सर थोड़ा सा बनाना मुश्किल है, लेकिन एक्के लाइन का सवाल है इसलिए इस फॉर्मूले पर सवाल पूछता है। अब ध्यान दीजिएगा सर, एक ऊष्मा इंजन कार्नो चक्र पर कार्य करता है जबकि इसकी दक्षता जबकि इसकी मोरी का ताप 27 डिग्री से, पता नहीं चल रहा है इनपुट है कि आउटपुट है। इंजन की दक्षता 10% है, ऊष्मा का स्रोत ताप बताइए। स्रोत मतलब इनपुट होता है, यानी T1 मांग रहा है, इसका मतलब जो दिया हुआ है T2 है, इसको केल्विन में बदल दिए 27 + 273, यहां से ईटा बराबर T1 - T2 बटा T1 गुना 100 कर दी। T2 का मान दिया हुआ है 300, इसको सर कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। हो गया। फिर सर इसके कुछ क्वेश्चंस लाएंगे तब पता चलेगा। और सर इसका फॉर्मूला होता है T1 - T2 बटा T1 गुना 100, Q1 - Q2 बटा Q1 गुना 100। और सर अगर तब जब ऊष्मा दिया हुआ रहेगा तो Q1 वाला लगाएंगे, और ताप दिया हुआ रहेगा T1 वाला लगाएंगे। यू विल गेट द आंसर। अगले में चलें, द नेक्स्ट कहता है एक एलोट्रॉप। एलोट्रॉप क्या होता है चला? एलोट्रॉप का मतलब होता है अपर रूप। अपर रूप क्या होता है चला? अपर रूप का मतलब होता है दूसरा रूप। जल्दी से लिख लो, एलोट्रॉप मतलब अपर रूप, अपर रूप मतलब दूसरा रूप, एलोट्रॉप मतलब अपर रूप, अपर रूप मतलब दूसरा रूप। लिखे, एलोट्रॉप अपर रूप मतलब दूसरा रूप। हो गया। अब ध्यान दीजिए सर, कहता है एक एलिमेंट के एलोट्रॉप की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है। ये तेरे मेहनत का अंतिम छठ है चला, लास्ट 1 महीना बचा है। एक एलिमेंट के एलोट्रॉप अपर रूप दूसरा रूप की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है। ये सर देखिए कार्बन का अपर रूप है, ये भी पूछा हुआ है, बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बन के अपर रूप है ग्राफीन्स, डायमंड्स और फुलरीन। सबसे ज्यादा यही पूछा है, फुलरीन का आकार फुटबॉल के आकार का होता है। फुलरीन का जो आकार है वो फुटबॉल के आकार का होता है। फुलरीन का आकार कैसा होता है? फुटबॉल के आकार का। ये ग्राफीन्स है और ये डायमंड है। ये कार्बन के 3 अपर रूप हैं जिसके अलग अलग रूप हैं। अपर रूप मतलब दूसरा रूप। देखो कार्बन के 3 अपर रूप है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग। तुमको फुटबॉल की संरचना कहेगा, फुलरीन की किसका अपर रूप है? कहेंगे कार्बन का। उसकी संरचना कैसी होती है? फुटबॉल। ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर, अब बताइए आंसर क्या होगा। एक एलिमेंट के एलोट्रॉप्स के भौतिक विशेषताएं निम्न होती है। बताइए क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चला रे, ई भी कार्बन है 6 12, ई भी कार्बन है 6 12, ई भी कार्बन है 6 12। तो सर इलेक्ट्रॉन सब में 6 6 6 हो गया, तो ई तो होगा नहीं आंसर। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। बॉन्ड भिन्न प्रकार के होते हैं। सर नहीं, बॉन्ड भी सर सेम होंगे। जब कार्बन है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ई भी नहीं होगा। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नहीं सर, 12 में 6 गया 6, 12 में 6 गया 6, 12 में 6 गया 6, तो ई भी नहीं होगा। कहता है परमाणुओं की संरचना भिन्न होती है। जी सर, संरचना अलग अलग होती है। देख लीजिए आपके सामने तीनों की संरचना अलग अलग होती है। यू विल गेट द आंसर एंड द राइट आंसर इज डी फॉर कुत्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर कुत्ता। देख लो, इलेक्ट्रॉन सब में 6 6 6 है, न्यूट्रॉन 12 में 6 12 में 6 12 में 6, और सर अगर प्रोटॉन की संख्या भी 6 6 6 हो जाएगी। यू विल गेट द आंसर। अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट में। कहता है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? देखो इस सर आप जानते हैं ये गैस है, गैस के कण अलग अलग होते हैं। ये द्रव है, द्रव के कण और सटे सटे होते हैं। ठोस के कण एकदम सटे सटे और व्यवस्थित होते हैं। यादृच्छिक का मतलब होता है इधर उधर, रैंडम। यादृच्छिक का मतलब होता है चला रैंडम, इधर उधर। ये लाइन ध्यान रखना, तब ये क्वेश्चन बनेगा। कहता है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? अभी मत बोलना कोरोना धर लिया मास्टर को। ध्यान देना चला, क्वेश्चन को पढ़। बाप रे, बता चला आंसर क्या होगा? 12 नंबर का आंसर बता, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? आंसर बता 12 के। कहता है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? कहता है वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। नहीं सर, यादृच्छिक मतलब इधर उधर रूप से गतिशील हो तो गैस होते हैं।
कहता उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। नहीं सर, बड़े अंतराल तो देखिए गैस के बीच होता है, द्रव का उससे कम होता है। ठोस के बीच तो कोई अंतराले नहीं होता, ठोस के बीच तो कोई अंतराले नहीं होता, ये भी नहीं होगा। कहता व्यवस्थित तरीके से विन्यासित, विन्यासित मतलब संरक्षित, मतलब संरचना मतलब आकार होता है, एकदम व्यवस्थित होता है सर। ये देखिए इधर उधर है, ये भी देखिए इधर उधर, ये एकदम व्यवस्थित होता है सर। आंसर यही हो जाएगा। उनमें न्यूनतम आकर्षण नहीं सर, सबसे ज्यादा आकर्षण इसी में होता है, क्योंकि तब तो इसके अनु सटे सटे होते हैं। हमारे में आप में आकर्षण होगा तब तो हम लोग सटे सटे होंगे, विकर्षण होगा तो हम लोग हटे हटे होंगे। तो कहता है सबसे न्यूनतम आकर्षण, सबसे न्यूनतम आकर्षण नहीं सर, ठोस में सबसे प्रबल आकर्षण होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर है सर आपका 13। बताइए 13 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 13? जल्दी से पढ़िए तो सर एक बार क्वेश्चन को। 13 का आंसर बताइए। कहता है 13 कहता है समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों के बंधन क्षमता अधिक होते हैं, क्यों? पहले तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले यह समझिए सर कि हम कहेंगे, मान लीजिए कोई चाकू है, मान लीजिए ये चाकू है, इससे हमने किसी को मार दिया। हमसे कोई आके पूछेगा ये कैसे मरा, तो हम क्या कहेंगे? खून निकलने से मर गया। हम क्या कहेंगे कि पेट फटने से मर गया। हम ये कहेंगे कि चाकू से मर गया, तो हम कहेंगे चाकू से मर गया। या हमसे कोई आएगा पूछने और हम देख रहे हैं कि चाकू भोंके और मर गया, कहेगा कैसे मरा, तो हम कहेंगे तेज धार वाला हथियार से मरा। नहीं। हम क्या कहेंगे? स्टील वाला हथियार से मरा। नहीं। हम कहेंगे चाकू से मरा, तो उससे दोनों बातें क्लियर हो जाएगी कि तेज धार वाला हथियार से भी मरा, क्योंकि चाकू तेज धार का हथियार है, और यह बात भी क्लियर हो जाएगी कि वो स्टील का होगा, क्योंकि चाकू स्टील का होता है। कभी सोना का चाकू होता है, प्लास्टिक का चाकू होता है? तुम कहोगे होता है तो तौर सिलेबस में होता होगा, ऐसा होता नहीं है। चला फिर से समझना, अगर हम किसी को चाकू लेके मार दिए, तो चाकू लेके मार दिए तो सामने वाला की कहेगा? चला हमसे आके पूछेगा ये कैसे मरा, तो हम कहेंगे तेज धार हथियार नहीं। हम कहेंगे स्टील का हथियार नहीं, हम कहेंगे चाकू। से दोनों बातें क्लियर हो जाती है कि तेज धार का हथियार भी होगा और स्टील का भी होगा। तो ध्यान देना इसी बात पर। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की बंधन क्षमता अधिक होती है, क्यों? बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन बंधन क्षमता अधिक होने के लिए यह सही नहीं है। यह स्टेटमेंट सही है, बीटा किरण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का बना होता है, सही बात है। ये ऋण आवेश होता है, अल्फा पर धन आवेश, बीटा पर ऋण आवेश। कहता है बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक हो जाता है। अब अल्फा किरण धन आवेशित होता है तथा उन पर दो मात्रक, अल्फा के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बीटा किरणों की बंधन क्षमता अधिक क्यों होती। पूछे कहेगा चाकू के बारे में, लिखेगा तलवार के बारे में। ई भी ऑप्शन नहीं होगा, ई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बीटा किरण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का बना होता है। तो बंधन क्षमता अधिक क्यों होता है? तो सर अभी भी गया, ई भी गया। अब कहता है इलेक्ट्रॉन अभ्र द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती है, जबकि अल्फा किरणें आकर्षित होती है। जब प्रतिकर्षित होगी तो बंधन क्षमता अधिक कैसे होगी? तब तो बंधन बनवे नहीं करेगा। ये कहता है इलेक्ट्रॉन अभ्र द्वारा बीटा किरणें प्रतिकर्षित होती है। जब कोई प्रतिकर्षित होगा, तुम हमसे प्रतिकर्षित होगा, तो हम दोनों का बंधन कैसे, क्षमता कैसे महत्तम होगी? इसलिए यह भी गलत है। तब एक को स्टेटमेंट बच गया ये, चूंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने के कारण उनका वेग अधिक होता है, जकर द्रव्यमान कम होता है और वेग ज्यादा होता है। जैसे गोली का द्रव्यमान कम होता है और वेग ज्यादा होता है, बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा होता है और वेग कम होता है। बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा, वेग कम। गोली का द्रव्यमान कम, वेग ज्यादा। अब वेग ज्यादा होने के कारण इतना तेजी से ये चलता है सर कि खट से जाके सट के बंधन बना देता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। बाद बाकी ऑप्शंस मैच नहीं करते हैं, डी मत मार देना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अभ्र द्वारा बीटा किरण प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित होगा, हम तुमसे प्रतिकर्षित हो जाएंगे, तुम हमसे प्रतिकर्षित हो जाएगा, दोनों भाई का बंधन कभी बन ही नहीं सकता है। क्लियर? अब देखो चला द नेक्स्ट। कहता इथोनी छोटा छोटा दिख रहा होगा, एडजस्ट करना। किसी नाभिक में गामा क्षय से क्या होता है? देखो
अगर अल्फा का क्षय होगा ना तो परमाणु संख्या में 2 यूनिट की कमी, एक अल्फा का निकलेगा तो कोई भी कार्बन, अगर हम मान लेते हैं कि सी 84,214 है और पीबी 82,212 है, तो अगर एक का अल्फा निकलेगा ना तो इसके परमाणु संख्या में 2 यूनिट की कमी होगी। देखो 84 से 82 हो गया। अब परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होगी, 14 से 10 हो जाएगा। और अगर एक बीटा निकलेगा ना तो परमाणु संख्या में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी, 6 से 7 हो जाएगा और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि अगर गामा के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गामा के निकलने से पढ़ाई एक तपस्या है। परमाणु संख्या, न तो कुत्ता नढ़िया सब पढ़ लेता, परमाणु संख्या तथा परमाणु भार नहीं बदलता। नहीं बदलता, जल्दी से लिख लो। अगर सर अल्फा निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी, 84 या 82 हो जाएगा, परमाणु भार में 4 की कमी होगी एक अल्फा से। एगो बीटा निकलेगा, परमाणु संख्या 6 से 7 हो जाएगा और परमाणु भार 14 से का 14 रहेगा। अब गामा के निकलने से परमाणु संख्या तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। गामा के निकलने से परमाणु भार या परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? किसी नाभिक में गामा क्षय से क्या होगा? बताइए सर क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? 14 का आंसर बताइए। ना तो नाभिक का द्रव्यमान संख्या बदलता है और ना ही परमाणु संख्या बदलता है। यू विल गेट द आंसर। हो गया। अल्फा निकलेगा दोनों बदल जाएगा, परमाणु संख्या भी बदल जाएगा, परमाणु भार भी बदल जाएगा। लेकिन जब बीटा निकलेगा तो केवल परमाणु संख्या बदलेगा, परमाणु भार 14 का 14 रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। कहता नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसकी परमाणु क्रमांक नहीं बदलता। नाभिक, ये आंसर होगा गामा। जब ये निकाला दोनों में से कोई नहीं बदलता है, गामा के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता। यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट। अब सर मामला ये है कि कल से जो है क्लास बंद रहेगी, मंडे से चल पाएगी, क्योंकि सर सारे के सारे टाइपिंग स्टाफ भाग चुके हैं। क्वेश्चन कौन टाइप करेगा किसी का कोई पता नहीं है। कल सर, परसों छठ है तो कल सब कहता है कि सर छठ में किसी का नहीं सुनेंगे, एकदम जेबे करेंगे। सब भाग्य है, कहीं कोई मामला नहीं बन पा रहा है। हम रोकते रोकते सर किसी के रुके वो लोग नहीं रुक रहा है। कहता है बीबी घर से भगा देगी। कल छठ है, कल हम आएंगे आपका, परसों छठ है, कल सर नहाई खाए है और कल टाइपिंग हम आपका करेंगे, बीबी भगा देगी। सर एकदम नहीं चलेगा। तो सर इसीलिए सारे स्टाफ घर चले गए, क्योंकि सबका घर यहाँ नहीं है। यहाँ तो सर वो लोग आते हैं कमाने के लिए, सारे लोग अपने अपने घर जाने के लिए 1 दिन पहले चलेंगे तब तो पहुंचेंगे, और तब सर वो अपने घर पे रह पाएंगे। इसलिए सारे स्टाफ जो है चले गए हैं और मामला गड़बड़ हो चुका है। क्योंकि दिवाली छठ बिहार में ऐसा होता है कि आप किसी को रोके, आप रोक नहीं सकते हैं। कितनों रोकिएगा सर, वो दिवाली छठ में नहीं जाकर बीबी घर से भगा देगी। होता भी है सर हम लोग की तरफ। बिहार में तो छठ ऐसा मनता है कि अगर आप सारे लोग अपने अपने घरों में होते हैं, कोई काम नहीं होता, पूरा मार्केट सर बंद रहता है। इसलिए सर आज के बाद जो आपकी क्लास होगी टेस्ट की, कल का सारा क्लास हम लेंगे। कल का पीपीटी हम बना दिए हैं, इसलिए हम हइये हैं चला, तो कल का क्लास हम लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे का कल का क्लास फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, जिनका बायोलॉजी है बायोलॉजी भी होगा। लेकिन सर टेस्ट जो है ना, इसका क्वेश्चन टाइप हो ही नहीं पाएगा जो टेस्ट हो पाएगा। तो सर आपका जो क्लास होगा आज के बाद वो मंडे से होगा अपने नियमित समय पर टेस्ट का। कहता है विद्युत संयोजी, जब ये कह दें चला विद्युत संयोजी यौगिक, तो विद्युत संयोजी यौगिक मतलब कह देता आयनिक बंधन। समझ लेना, जैसे विद्युत संयोजी यौगिक कहे आयनिक बंधन। ये भी मत सोचना चला आयनिक बंधन भी नहीं सोच के तुम NaCl सोच लेना, नमक। देखो हम तेरा सोचने का तरीका खाली इसमें ध्यान रखना तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। विद्युत संयोजी यौगिक मतलब समझना आयनिक बंधन, आयनिक बंधन मतलब समझना NaCl। विद्युत संयोजी यौगिक मतलब आयनिक बंधन, आयनिक बंधन मतलब NaCl। क्लियर? अब ध्यान देना चलो। कहता विद्युत संयोजी यौगिकों के विषय में सत्य कथन को पहचान कीजिए। ये रवेदार संरचना वाले एक कठोर होते हैं। सत्य कथन की पहचान कीजिए। बताइए आंसर क्या होगा 15 का? ये रवेदार संरचना वाले एक कठोर होते हैं।
इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। कहता है जल में विलेय परंतु बेंजीन में अविलेय होते हैं। बेंजीन नहीं सर, सभी कार्बनिक जितने भी घोलक हैं, बेंजीन या ईथर वगैरह, इसमें सभी कार्बनिक घोलक में अविलेय होते हैं। लेकिन जल में सर नमक क्या होता है बताइए, जल में नमक क्या होता है? विलेय होता है। तो कहता है जल में विलेय एकदम होता है। कहता है रवेदार ठोस होता है, एकदम सर नमक अगर आप देखे होंगे रवादार ठोस होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक भी उच्च होता है, एकदम सर जल्दी आप न गला पाई। क्वथनांक इसका एकदम कितनों बहुत ज्यादा गर्म कीजिएगा तब सर खोले, और जल्दी गलबो नहीं करेगा, पानी में डाल के नहीं, गर्म करके आप जल्दी नहीं गला पाइए। इसलिए क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होते हैं। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बेंजीन की जगह पर यहां ईथर वगैरह भी दे देता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बार बार बोलते हैं कि सिर्फ आपको इतने याद रखना है। क्या याद रखना है सर? फर्स्ट ए को हम सर क्या कहते हैं? इसको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। और सेकंड ए को सर हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। सेकंड ए को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। और सेवेंथ ए को हम सर हेलोजन कहते हैं। और एट्थ ए को हम सर निष्क्रिय गैस कहते हैं। इधर आओगे सर तो ये ट्रांजिशन मेटल हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया सर रेयर अर्थ मेटल में होता है एफ ब्लॉक, जो नीचे होता है आपका ये एफ ब्लॉक, ये रेयर अर्थ मेटल में आता है। देखना, पहला को कहते हैं अल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु वर्ग। ये जो दूसरा है इसको हम क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहते हैं। पहला को क्षारीय धातु, इसका ध्यान रखना, और दूसरा को क्षारीय मृदा यानी इसको अल्कलाइन मेटल, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो पहला वर्ग है इसको अल्कलाइन मेटल, हेलिना करो रब से फरियाद, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल, क्षारीय धातु। और जो सेकंड होता है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसी में बच्चा डाउट खाता है। ये जो फर्स्ट है सर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं। और जो सेकंड है ना सर BeMgCa सर, इसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। सेवेंथ को हेलोजन कहते हैं, एट्थ को अक्रिय गैस कहते हैं। इतने यही चार गो पूछा। पहला को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। पहला को क्षारीय धातु, पहला को क्षारीय धातु, पहला को क्षारीय धातु, और दूसरा को क्षारीय मृदा धातु। पहला को अल्कली मेटल, पहला को अल्कली मेटल, और दूसरा को अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला को अल्कली मेटल और दूसरा को अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला को अल्कली मेटल और दूसरा को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब पढ़िए तो सर क्या कहते हैं क्वेश्चन में। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए सर कौन सा कथन सही है? व्हाट इज द कथन दैट इज सही? कहता दूसरे समूह के तत्वों को अल्कली धातु कहते हैं, नहीं अल्कली अर्थ धातु कहते हैं। तो यह गलत है। पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु, क्षारीय धातु या अल्कली धातु कहते हैं, एकदम सही है। 17वां समूह को हम 7th ए कहते हैं, जिसको आप हेलोजन कहते हैं। समूह के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, एकदम सही है। आंसर हो जाएगा बी और सी। आंसर हो जाएगा क्या? बी और सी। 17वां को कहते हैं 7th ए, 18वां को कहते हैं 8th ए। 18वां को ई भी लिख लो। फर्स्ट ए बोले तो पहला वर्ग, सेकंड ए बोले तो दूसरा वर्ग, 7th ए बोले तो 17वां वर्ग, और 8th ए बोले तो 18वां वर्ग। जल्दी से इसको लिख लीजिए। फर्स्ट ए बोले तो पहला वर्ग, सेकंड ए बोले तो दूसरा वर्ग, 7th ए बोले 17वां, और 8th ए बोले तो 18वां। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। लिख लिए? अब सर बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जल्दी टाइप कीजिए सर। ए की, बी की, सी की, डी। मेरा नाम लीजिए, प्रीतम जी लीजिए, आपका नाम ले लिए। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 17वां मतलब 7th ए, हेलोजन कहा जाता है। बस इतने को याद रखना। इसको क्षारीय धातु, इसको क्षारीय मृदा धातु, इसको हेलोजन, और इसको अक्रिय गैस। द नेक्स्ट कहता गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण। सर देखिए ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण कहे या प्रसार कहे या फैलाव कहे, इसका एक ही आंसर होगा सर, रेफ्रिजरेटर या एसी।
रेफ्रिजरेटर या एसी। वाष्पीकरण कहे, प्रसार कहे, फैलाव कहे, आंसर मार देना रेफ्रिजरेटर या एसी, कुछ नहीं सोचना है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण कहे, तरल के प्रसार कहे, तरल के फैलाव के सिद्धांत को कहा जाता है क्या? तो रेफ्रिजरेटर। माइक्रोवेव ओवन में सर सूक्ष्म तरंग का उपयोग करके सर गर्म किया जाता है खाना को। पढ़ने के लिए चला पेशेंस चाहिए, पेशेंस है तो पढ़ पाओगे, नहीं तो सर घूमते रह जाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ओवन में थर्मोस्टेट। सर थर्मोस्टेट का दो काम है जो तुमको पूछता है, नाम है थर्म। थर्म का मतलब ये होता है उष्मा। थर्मोस्टेट ले भाई मेरे, बढ़िया हैंडराइटिंग में। थर्मोस्टेट या उष्मा को नियंत्रित करता, पहला, या उष्मा को नियंत्रित करता, दूसरा, या उष्मा को क्या करता? नियंत्रित करता। दूसरा, यह सर्किट को पूरा करता, सर्किट को पूरा करता। देखिए सर थर्मोस्टेट का काम है और यह आउटपुट में लगता है, यह निर्गत में लगता है, निर्गत। अब तुम कहेगा ये मास्टर बात की लिख दिया, जल्दी से बता। आउटपुट में लगता। सर देखिए थर्म का मतलब होता है उष्मा, स्टेट मतलब एक अवस्था। उष्मा को एक निश्चित स्टेट मतलब अवस्था, जैसे कहते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट मतलब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो थर्म का मतलब उष्मा, उष्मा को एक निश्चित अवस्था में जो रखेगा उसे थर्मोस्टेट कहते हैं, इसीलिए कहते हैं उष्मा को नियंत्रित करके एक निश्चित अवस्था में रखता है। यह सर्किट को पूरा कर देता है निश्चित अवस्था में रखकर, और यह निर्गत में लगता है, आउटपुट में लगता है, रेडिएटर वगैरह के आउटपुट में यह लगता है। द नेक्स्ट, तुम लोग मेरे शादी के पीछे काहे लगल रहता है? भाग छोटा सा पढ़ो नहीं भाई, मत पढ़ने। ई बार तोरा बेड़ा पार लगाते, हमू ब्याह करके अब हनीमून, और तुम ब्याह करके हनीमून, दोनों भाई मिलेंगे एक के जगह, बस खाली मैडम अलग अलग रहेगी। थर्मोस्टेट उष्मा को नियंत्रित करता है, यह सर्किट को पूरा करता है, यह निर्गत में लगता है। अब तुम लोग शादी कर लेगा, चला इतनी हमारी भाभियां रहेंगी, हमको क्या जरूरत है शादी करने, है कि नहीं? इतनी सारी भाभियां होंगी तो हमको शादी करने की जरूरत है रे? कहता है ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो डैश तापमान बनाए रखने में मदद करता है, सर्किट को पूरा करके तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। द राइट आंसर इज 18 का ए, और इसका काम है सर सर्किट को पूरा करना, एक निश्चित अवस्था तक तापमान को बनाए रखना, तापमान को नियंत्रित करना, और दूसरा तीसरा काम है इसका, यह आउटपुट में लगता है सर, यह सर्किट के किस में लगता है? आउटपुट में लगता है। अब देखो, दाद खाद खुजली दिनाई एक जीमा, बिजली मलहम एकमात्र उपचार। एक कवक से होता है। चला किससे होता है? ऐसी ही बीवी मिल जाए जिसके गर्दन पे सर ऐसा ही खुजली हो और उससे तेरी शादी हो जाए, मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर मान लो चला तुम नहीं पढ़ता है, नौकरी इस बार नहीं होता है, तो दाद खाद खुजली दिनाई एक जीमा वाला दूल्हा दुल्हन मिलेगा। अपने हिसाब से देख लो की करना है, ठीक ना? एकदम एकरा पर पूरा ध्यान देना है। अगर पढ़ लिया कहीं खुजला खुजली नहीं रहेगा, एक गारंटी है। एकदम फ्रेश लड़का फ्रेश लड़की, ठीक ना? अब जो लड़का है उसको लड़की मिल जाएगी, जो लड़की है उसको लड़का मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिए सर मामला क्या करना है। खुजली का रोग स्कैबिज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कहेंगे सर कवक। ये फंगल है सर, ये सब जानता है, खूब पूछता है क्वेश्चन। ये देखो एक नया टाइप का वर्ड आता है ब्लबर, एक नया टाइप का वर्ड है चला जिसको हम कहते हैं ब्लबर। ब्लबर क्या है सर? ये देख रहा है, इसी को ये जो वसा है, फैट जो इसके शरीर पे जमा है, इसको ब्लबरिंग कहते हैं। ब्लबर का मतलब होता है वसा का जमाओ, वसा का जम जाना। कभी कभी कोई मोटा हो जाता, बहुत मोटा होता, पूरा फैट जमा होता, लद लद करता है, यानी ब्लबर हो गया। बता आंसर क्या हो जाएगा? ब्लबर मतलब सघन वसा की परत होती है। रबर का पौधा निकलना किसी एक्वेटिक पौधे द्वारा, एक्वेटिक मतलब जलीय हो गया, एक्वा मतलब जल होता है। चावल के पौधों का फंगल संक्रमण नहीं, सघन वसा की परत।
सघन वसा की क्या चला, परत। हो गया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चला, ये तो दाद खाद खुजली दिनाई एक्जिमा हो गया, कवक। ओवन में सर थर्मोस्टेट सर्किट को पूरा करता है। सर कल की अब आपकी क्लास मंडे से हो पाएगी सर, क्योंकि सर हम नहीं कुछ कर सकते, अकेले नहीं हो पाएगा। चला, टाइप कौन करेगा, हमको हिंदी टाइप करने आता नहीं है तेरे गुरुजी को। एक को टाइपिस्ट कह रहा है कि सर हमको घर से भगा देगा। छठ के सर कल नहाए खाए है, सबकी बीवियां सर छठ करती है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारे भी घर में होगा, तुम भी जाएगा घाट वाट साफ करने, तो हम समझ पा रहे हैं कि सर मामला एकदम टाइट है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, बिहार यूपी के आदमी छठ न मनाए, ऐसा हो नहीं सकता। कल एग्जाम काहे नहीं ले ले बोर्ड, परसों एग्जाम ले ले बोर्ड, फर्क नहीं पड़ता है, और छठ मने हुए करेगा हर हाल में। यहां सर मामला तनी टाइट रहता है, खास करके बिहार में। सर्किट पूरा करता है सर, और ये आउटपुट में थर्मोस्टेट लगाता है और तापमान को नियंत्रित करता है, तीनों पूछता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए जो ये वाष्पीकरण फैलाव है, ये रेफ्रिजरेटर में होता है। उसके बाद सर ये हम बोले हैं आपको कि इसमें क्या क्या सही है। फर्स्ट ए जो होता है उसको हम सर क्षारीय धातु या अल्कली मेटल कहते हैं। सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु या अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और 7th ए या 17 को हम हेलोजन कहते हैं। और 8th ए या 18 को हम सर इनर्ट गैस कहते हैं। विद्युत संयोजी, जब ये कह दिया सर NaCl को, नमक को ध्यान में रखना है। गामा निकलेगा न तो नाभिक या द्रव्यमान में परिवर्तन, न सर भार में परिवर्तन। समान ऊर्जा के अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरण की अगर हम बात करें सर, आंसर ये हो जाएगा, वेग अधिक होने का जल्दी सटेगा, बंधन क्षमता बढ़ेगी। कहता संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। उनके यादृच्छिक रूप से गतिशील, एकदम नहीं सर, यादृच्छिक रूप से गतिशील, इधर उधर गतिशील गैस होता है, के बीच अंतराल होता है, बड़े अंतराल होते हैं सर। ये ठोस में नहीं होता, गैस में होता है। क्वेश्चन ठोस को लेकर है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, एकदम सर देख लीजिए, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित है। अगला, एक एलिमेंट के एलोट्रॉप्स के सर अलग अलग रूप होते हैं, संरचना अलग अलग होती है, इसलिए सर आंसर ये हो जाएगा। और ध्यान रखना, कार्बन का एक एलोट्रॉप फुलेरीन है। पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। चला, इसका फॉर्मूला हम तुमको बताए हैं, क्या बताए हैं, T1 - T2 बटा T1 गुना 100 और Q1 - Q2 बटा Q1 गुना 100। ये फॉर्मूला पे सेट कर देना है। खाली तापमान केल्विन। निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय, हम बोले हैं ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मॉल लगा हुआ होगा, अनुचुंबकीय, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबकीय, बाद बाकी सब प्रतिचुंबकीय। तो कह रहा है चला लोह चुंबकीय, तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, यानी निकेल इज द आंसर। अनुचुंबकीय पूछ रहा है, ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉल लगा हुआ हो, तो मॉ एकरा में लगल है, अनुचुंबकीय हो गया। अस्थाई चुंबक कह रहा है, स से अस्थाई, स से स्टील, आंसर। अनुचुंबकीय कह रहा है, तो फिर ऑक्सीजन तथा जिसमें मॉल लगा है, तो इसमें मॉल लगा है, आंसर। अब इसका 3 कंडीशन हम तुमको बताए हैं। 3 कंडीशन क्या क्या बताएं। अगर एक समान वेग से जाएगा तो हाथ में गिरेगा, वेग को बढ़ा देगा तो पीछे जाएगा, और वेग को घटा देगा तो आगे जाएगा, आगे आएगा। एक समान वेग से जाएगा हाथ में, वेग बढ़ाएगा पीछे, वेग घटाएगा आगे। इसका सर 3 फॉर्मूला हम तीनों क्वेश्चन का बताए हैं। क्या क्या फॉर्मूला बताए हैं, एक Q बराबर NE बताए हैं, एक Q बराबर भाई को IT बताए हैं, और एक फॉर्मूला बताए हैं N बराबर IT/E, जो कि इसी से निकल कर आता है। ये 3 फॉर्मूला हमने आपको बताया, इस पर न्यूमेरिकल है, आप इसको देख लेना। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की है वो लगेगी, और हम लोग सर मिलेंगे कब, मंडे से अपने नियमित समय पर। मंडे से अपने नियमित समय पर मिलेंगे। शुक्रवार शनिवार सर छठ है, रविवार को सर आपका वो संडे है, तो उस दिन ऑफ रहेगा संडे के कारण। और मंडे से हम अपने नियमित समय पर सर संचालित करेंगे अपनी कक्षा। कल की जो भी कक्षाएं हैं वो अपने नियमित समय पर संचालित होगी। ठीक है सर, सबको मेरा प्रणाम है। हैप्पी छठ पूजा। आपको और आपके पूरे परिवार को सर मेरे तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टाटा। अच्छे से छठ मनाइएगा सर, और कोशिश कीजिएगा पटाखों से दूर रहने का, और नदी में डूबने से दूर रहिएगा। बहुत सारे लोग सर नदी के कोपचे में चले गए हैं। ठीक है, अगला छठ अपनी मैडम के साथ हम लोग मनाएंगे, हम भी मनाएंगे, आप भी मनाइएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।